हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 हिंदी में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं बच्चों, रिक्त स्थान वाले प्रश्न। अब देखिए बच्चों, कभी कभी रिक्त स्थान वाले प्रश्न में ही आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाता है। बस क्वेश्चन को घुमाने का तरीका हो जाता है। बस मतलब वही प्रश्न आपका रिक्त स्थान में आ सकता है, वही प्रश्न आपका एक वाक्य में भी आ सकता है, और वही प्रश्न आपका बहुविकल्पी में, सही जोड़ी में, सत्य असत्य में भी आ सकता है। तो आप लोगों को यह नहीं सोचना है कि सर 5 प्रश्न आने हैं, मैं इतना क्यों पढ़ूं। भाई आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन तैयार करेंगे, उतना ही ज्यादा हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। और बच्चों ये वीडियो केवल और केवल एमपी बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। साथ में आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन बच्चों ने हिंदी का नोट्स ले लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है तो भाई बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट में रखते हुए हिंदी का नोट्स तैयार किया गया है। व्हाट्सएप बच्चों, ये आपका व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है, आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा बच्चों, मात्र 100 रुपए चार्ज लगेगा। और जितने भी ऑब्जेक्टिव बनाए जाएंगे, जैसे ये ऑब्जेक्टिव मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ऐसे ऑब्जेक्टिव और भी आपको मिलते रहेंगे डायरेक्ट व्हाट्सएप में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सारे प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। जिन बच्चों ने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो आज आपको मिस नहीं करना है, लास्ट तक देखना भैया। रणजीत की है 95 टारगेट जो बच्चा बनाकर रखा है, उसके लिए हम निरंतर मेहनत करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा किसे माना है बच्चों, बताओ। तो मैं केवल यहां पर आंसर बताऊंगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, रस को माना है। आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा माना है। ओके बच्चों। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकार को क्या कहा जाता है। जो अस्थायी होता है, संचरित होकर के चला जाता है, वो आपका संचारी भाव होता है बच्चों। और जो स्थायी रूप से विद्यमान रहता है उसे स्थायी भाव कहा जाता है। भाव पक्ष रस प्रधान होता है या अलंकार, बताना है। भाव पक्ष किस प्रकार की प्रधानता को प्रदर्शित करता है बच्चों, तो रस प्रधान होता है। क्या होता है, रस प्रधान होता है। संचारी भाव की संख्या कितनी है बताओ, तो संचारी भाव की संख्या बच्चों 33 है। प्रत्येक रस का एक नियत क्या होता है, आपको सोचने का समय देता हूं। तो प्रत्येक रस का एक नियत स्थायी भाव होता है। रस के कितने भेद हैं बताओ, रस के कितने भेद हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, रस के कितने भेद हैं, तो रस के 10 भेद हैं। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है, तो बताओ। जितने रस के भेद होंगे उतने ही स्थायी भाव होंगे, मतलब 10 स्थायी भाव। रस के प्रमुख अंग कितने हैं बच्चों, तो रस के प्रमुख 4 अंग हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका हो जाएगा जुगुप्सा। विभाव कितने प्रकार का होता है, विभाव कितने प्रकार का होता है, तो विभाव 2 प्रकार का होता है। अनुभव के कितने भेद हैं, अनुभव के भेद बताना बच्चों। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुभव की संख्या 4 है। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती है बच्चों, परिभाषा देखिए। एक वाक्य में उत्तर पूछा जा सकता है, अनुभव विभाव ऐसे मान लीजिए, बोल देगा भाई साहब रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है बच्चों। अनुभव जिसे अनुभव किया जाता है बाहर से। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, तो बच्चों आलंबन कहलाते हैं। क्या, आलंबन। क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर रस के रूप में परिणित हो जाता है। क्रोध जो होता है वो कभी हंसी तो उत्पन्न कर नहीं सकता, तो रौद्र रस के रूप में बच्चों, रौद्र रस। ओके। व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर किस रस की निष्पत्ति होती है, तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य ने कहा, किसने कहा यह शब्द, जगन्नाथ या विश्वनाथ, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों जगन्नाथ। खंड काव्य सर्गबद्ध होना आवश्यक है,
माना जाता है? खंड काव्य सर्गबद्ध होना आवश्यक नहीं माना जाता बच्चों। इसका हो जाएगा नहीं, कोई जरूरी नहीं रहता कि खंड काव्य सर्गबद्ध हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कुरुक्षेत्र क्या है, खंड काव्य या महाकाव्य? तो कुरुक्षेत्र बच्चों महाकाव्य है। काव्य के कितने प्रकार हैं? तो काव्य के 2 प्रकार हैं। आपके लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो अधिकतम सर्ग होते हैं महाकाव्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बच्चों, महाकाव्य में सर्ग की संख्या कितनी? तो भाई यहां पर 8 हो जाएगी, 8। रामचरितमानस किसका है, मतलब तुलसीकृत है या सूरदास द्वारा रचित है? बताओ। तो सबको पता है भाई तुलसीदास का है। मुक्तक काव्य स्वतंत्र या क्रमबद्ध होते हैं? बताओ। तो स्वतंत्र होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। मधुशाला किस प्रकार का काव्य है? मधुशाला किस प्रकार का काव्य है? तो मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई की रचना किसने की? तो बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने की। मुक्तक काव्य में प्रत्येक का स्वतंत्र अर्थ होता है। किसका स्वतंत्र अर्थ होता है मुक्तक काव्य में? तो प्रत्येक छंद का स्वतंत्र अर्थ होता है बच्चों। किसका? छंद का। सूरदास के पद क्या कहलाते हैं? मुक्तक या प्रबंध? सूरदास के पद मुक्तक कहलाते हैं। क्या? मुक्तक कहलाते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य किसके भेद हैं बच्चों? महाकाव्य और खंड काव्य प्रबंध काव्य के भेद हैं। रागात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक को क्या कहते हैं? पाठ मुक्तक या गेय मुक्तक? क्या बोला जाता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा गेय मुक्तक। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? अलंकार। अनिश्चित की स्थिति किस अलंकार में बनी रहती है? अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी बच्चों तो हो जाएगा आपका संदेह। जिसमें भ्रम पैदा होगा वो भ्रांतिमान होगा। जहां कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार और सौंदर्य हो, वहां पे बच्चों कौन सा अलंकार होगा? जहां केवल शब्द के आधार पर होता तो शब्द अलंकार, जहां केवल अर्थ के आधार पर तो अर्थ अलंकार। जब दोनों का यहां पर महत्वपूर्ण योगदान है तो आपका उभय अलंकार हो जाएगा। उभय अलंकार। किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां क्या होगा बच्चों? वहां तो भ्रम है तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। काव्य का शरीर किसे माना जाता है? छंद या अलंकार? ऑप्शन में बताना है। छंद या अलंकार को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छंद। उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वह क्या कहलाएगा बच्चों? 34 नंबर का बताना है। वो होता है आपका व्यतिरेक अलंकार। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ क्या है? छंद का कौन सा भाग है? चतुर्थ या तृतीय? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों चतुर्थ। एक छंद में कितने से अधिक चरण हो सकते हैं? तो 4 से अधिक चरण हो सकते हैं। 4 से भी अधिक चरण हो सकते हैं। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, सवैया के प्रत्येक चरण में 7 भगड़ और 2 गुरु होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों मत्तक यंद। क्या होगा? मत्तक यंद। वर्णों का कितने वर्णों का एक गण होता है? कितने वर्णों का एक गण होता है बच्चों? तो 3 वर्णों का एक गण होता है। छंद में ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। दीर्घ को गुरु कहा जाता है। सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा में कितने मात्राएं होती है बच्चों? तो 24 मात्राएं होती हैं। भारत में पहला छापा खाना कहां से शुरुआत हुई थी? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया बच्चों। ऑप्शन में यहां पे गोवा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बना लेना गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गोवा में हुई थी। कहां पे? गोवा में। मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई थी? मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई? तो चीन से हुई थी। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। वर्तमान छापाखाना की शुरुआत
देखो वर्तमान छापाखाना की शुरुआत कहां से हुई, इसका बताओ आप लोग। यहां पे ऑप्शन गो बना होकर, ये इसका ऑप्शन था, इसका बताना बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों गुटेनबर्ग। वर्तमान छापाखाना की शुरुआत गुटेनबर्ग से हुई। उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? तो 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने बच्चों? 3। समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? बताना है समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको अधिकांश जगह 5 प्रकार देखने को मिलेंगे बच्चों। समाचार लेखन के 5 प्रकार होते हैं। कुछ बुक में 6 भी रहता है, आप लोग बताइएगा। मैक्सिमम 5 ही प्रकार माना जाता है। समाचार लेखन की कैसी पिरामिड शैली है बच्चों? तो उल्टा पिरामिड शैली है। कैसी? उल्टा पिरामिड शैली है। संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबंधित करता है। किसको प्रतिबंधित करता है? तो जनमत को प्रतिबंधित करता है। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में क्या होना चाहिए बच्चों? सुंदरता होनी चाहिए, पर्याप्त ज्ञान? तो पर्याप्त ज्ञान होनी चाहिए। स्तंभ लेखन का प्रमुख रूप है विचारपरक या सकारात्मक? इसका राइट आंसर बताओ, कैसा होना चाहिए बच्चों? सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक। संपादकीय को किसकी आवाज माना जाता है? तो संपादकीय को आम जनता का आवाज माना जाता है। कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण क्या है भैया? छंद या अलंकार? तो वही छंद को ही हम बोलते हैं अनजानी दुनिया का उपकरण। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता बच्चों? तो इसका राइट आंसर है कथानक। लिख लेना आप लोग, कथानक। ठीक है, तो इस प्रकार से 52 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो भाई साहब ये कांटेक्ट नंबर लिख लो 9685299149। किसी भी सब्जेक्ट का यदि आप एमपी बोर्ड से नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।